हेलो डियर, आज के वीडियो में आप लोगों को वेलकम करता हूं। और जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो बीच में आप लोग का एक दिन वीडियो नहीं हुआ था, जिस कारण से आपका एक वीडियो जो है आगे आज संडे को बढ़ गया है, संडे को आ रहा है। कोई बात नहीं है, पढ़िए, पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज जो है हम, जैसा कि कल जो है हम 2 सब्जेक्ट का कर लिए थे, आप लोग को पता है 2 सब्जेक्ट हम लोग MSN 1 और MSN 2 से एक एक प्रश्न को लिए थे। अब यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो हमारा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5वां आज शुरू होगा। ठीक है, इसका एक प्रश्न करेंगे यूनिट नंबर 5 का, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 जो है होने वाला है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 ही चल रहा है, इससे एक प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 बड़ा है, जो कि सिक चाइल्ड है, बीमार बालक के ऊपर टॉपिक का चैप्टर का नाम है, समझ गए। और यह दोनों के लिए वीडियो नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले जो एक वीडियो सप्ताह में देखे थे वो 12वां था, आज 13वां वीडियो दोनों के लिए है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो एक प्रश्न देखेंगे वह आपके यूनिट नंबर 5 का है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो प्रश्न देखेंगे यूनिट नंबर 3 का है। तो ये चीज़ समझिए। अब जो आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो 5वां यूनिट शुरू कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर पर अगर आपको कमांड हो जाएगा तो इस चैप्टर से एक 10 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इतना समझ लीजिए कि 5वां यूनिट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है। समझ रहे हैं चीज़ को, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है इस यूनिट नंबर 5 से। तो इस यूनिट नंबर 5 में पढ़ना क्या है, तो विभिन्न प्रकार के जो है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। मानसिक विकार यानी मानसिक जो समस्या है उसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से जो है मानसिक समस्या होता है व्यक्ति के अंदर, उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे आप लोग सुने होइएगा वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है ना, COD, OCD, ठीक है। उसी प्रकार से तमाम तरह के जो है आपके बीमारी है मानसिक का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो हम ये प्रश्न जो हम आज करने वाले हैं ना, ये वाला मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ही पहला प्रश्न लिए हैं, क्लासिफाई द मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकारों का वर्गीकरण करें। अब अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे वह एक बेसिक था, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड बेसिक चीज़ें था। ठीक है, कुछ आप जो है पर्सनालिटी के बारे में देखें, कुछ ऐसे वर्ड के बारे में देखें जो बेसिक चीज़ें था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आपके बेसिक था। अब जो जानेंगे वह विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के बारे में जानेंगे, खासकर यूनिट नंबर 5 से यह शुरू हो गया। तो अब यहाँ से अगर आप गड़बड़ी कीजिएगा, चीज़ों को नहीं समझिएगा, तो आपको माइंड से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और माइंड से ऊपर निकल जाएगा तो 10 नंबर 15 नंबर का ये क्वेश्चन से आप हाथ धो लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे यह वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता चलाएगा, ये क्वेश्चन समझिए, ये वीडियो का यह प्रश्न जो है आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जितने भी बीमारी के बारे में पढ़ना है। अब हमें खासकर बीमारी के बारे में ही पढ़ना है कि कौन कौन से भ्रम होता है, विभ्रम होता है, फोबिया होता है, डेलूजन होता है, ठीक है, एल्जाइमर होता है, डेमनेशिया होता है, डिलीरियम होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, OCD प्रेत बाधा, ठीक है ना, तो हिस्टीरिया हो गया। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग को अब हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या लक्षण होते हैं इसमें। यानी जो एक पागल व्यक्ति के अंदर जो रोग सब होता है ना, अब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल समझते हैं कि व्यक्ति पागल है, लेकिन किस प्रकार के व्यक्ति पागल है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर कोई जो है मेंटली गड़बड़ी नहीं रहता है, सिर्फ उदास रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, तो अभी एक मानसिक प्रॉब्लम ही होता है। समझ गए चीज़ को। तो आज समझेंगे कि कितने प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, और जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे ना तो आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से रोग किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए बता दिए। उत्तर आंसर देखिएगा यहाँ पे, मानसिक रोग 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। देखिए, मानसिक रोग को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, लेकिन हमारे जो इंडिया में है ना, मुख्यतः 3 प्रकार से इसे जो है बांटा गया है। इंडियन जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, साइकेट्रिस्ट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इंडिया में जो चर्चा किया जाता है 3 जो है प्रकार से चर्चा किया जाता है। कौन कौन से हैं चलिए बताते हैं। पहला है साइकोसिस, जिसको हम लोग मनोविक्षिप्त या मनोरोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे मनोविक्षिप्त कहते हैं। दूसरा है न्यूरोसिस, स्नायु रोग है। और स्पेशल डिसऑर्डर है, मतलब विशिष्ट विकार होता है।
तो ये तीनों जो प्रकार है, ये तीनों प्रकार में अलग अलग मानसिक रोग जो है आते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि साइकोसिस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो चर्चा होता है इसी दो के बारे में चर्चा होता है। अब विशिष्ट विकार में कौन सा आता है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है, व्यक्तित्व का जो चरित्र होता है उसमें समस्या आएगा, तो ये होगा। सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, चाइल्ड बिहेवियर होता है, तो यह सब विशिष्ट जो है डिसऑर्डर होता है। लेकिन मुख्यतः जो है आपको ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। साइकोसिस, न्यूरोसिस, व्यक्ति अगर उसका समझिए कि ब्रेन जो है उसका मानसिक जो है संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है, व्यक्ति का मानसिक सोचने समझने का, कोई भी चीज़ को ज्ञात करने का मतलब बोध यानी परसेप्शन करने का जो उसके अंदर क्षमता है ख़त्म हो गया है, उसका मानसिक जो है स्थिति सही नहीं है, तो वह जो है साइकोसिस होता है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। व्यक्ति किसी को ईंट चला के मार देगा, उसको ये नॉलेज नहीं रहेगा कि ईंट चला के मार देंगे तो व्यक्ति को क्या होगा, उससे क्या तकलीफ होगा, मतलब उसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, उसे वास्तविक और काल्पनिक चीज़ों के बारे में भी पता नहीं होता है। तो यह जो है साइकोसिस होता है, मतलब एक पागलपन व्यक्ति, ठीक है, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मनोविक्षिप्त, मतलब वो उसका जो मन है वो विक्षिप्त हो गया है, ठीक है। स्नायु विकार होता है, जो व्यक्ति के मान गए किसी चोट के कारण, ठीक है ना, किसी चोट के कारण हो या किसी चीज़ के कारण जो है व्यक्ति के न्यूरोलॉजिकल समस्या होता हो, न्यूरॉन में मतलब ब्रेन में क्षति होता हो और उसके कारण व्यक्ति का मानसिक प्रभावित होता हो, तो वह न्यूरोसिस होता है। लेकिन साइकोसिस में ऐसा नहीं है कि चोट ही लगेगा या इसमें चोट वगैरह नहीं लगेगा, फिर भी व्यक्ति जो है धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रॉब्लम में चला जाएगा, तो साइकोसिस होगा। लेकिन स्नायु रोग में उसको न्यूरॉन में तंत्रिका में क्षति पहुँचने से व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। तो दोनों समझ गए। तीसरा है स्पेशल डिसऑर्डर होता है, जो किसी क्षेत्र के स्पेशल चीज़ों में कमी बेसी या गड़बड़ी होने से उत्पन्न होता है। जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो अगर मान के किसी को यौन इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होना या यौन इच्छाओं में जो है कुंठित होना, तो उसको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाएगा। वो मानसिक रूप से जो परेशानी होगा उसका रीजन क्या होगा, सेक्सुअल रीजन। तो यह जो है आपको स्पेशल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के डिसऑर्डर है, इसको अलग अलग प्रकार से हमको जानना है। चलिए देखते हैं। पहला है साइकोसिस, मनोविक्षिप्त या इसको कहीं कहीं मनोरोग भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो मनोविक्षिप्त है, साइकोसिस है, इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस जो होता है, इसमें आप लोग देखिए, ऑर्गेनिक साइकोसिस को हम लोग हिंदी में कार्यकी, ठीक है ना, कार्यकी मनोरोग कहते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति का कार्य करने का ढंग जो है बिल्कुल प्रभावित हो जाता है, मतलब मानसिक रूप से व्यक्ति जो है कार्य करना, किसी भी चीज़ को बंद कर देता है, वो जो है व्यक्ति को कार्यकी साइकोसिस होता है, मीन्स ऑर्गेनिक साइकोसिस, जिसमें व्यक्ति के ब्रेन जो मस्तिष्क जो होता है कार्य करना प्रभावित होने लगता है। तो इसमें जो है 2 प्रकार के रोग होता है, एक होता है डिलीरियम, एक होता है सन्निपात, एक होता है डेमनेशिया मनोभ्रंश। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि जो है एक्यूट ऑर्गेनिक डिसऑर्डर कौन है बताना है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, डेलेरियम जो होता है यह तीव्र कार्यकी मानसिक विकार होता है, व्यक्ति के ऊपर जल्दी से जो है क्या होता है, प्रभावित होता है, हावी होता है, ठीक है। तो ये समझिए ऑर्गेनिक साइकोसिस में 2 होता है, एक डिलीरियम, एक डेमनेशिया। यह ऑर्गेनिक का प्रकार है जो व्यक्ति के कार्यकी को प्रभावित करता है, मानसिक कार्य को, ठीक है। दूसरा है कार्यकारी मनोविज्ञान, मीन्स फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल जो साइकोसिस होता है, इसमें व्यक्ति का जो है शारीरिक या मानसिक दोनों तरीका से व्यक्ति के कार्य करने का जो ढंग है वो बदल जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए सिंपल, यह सिंपल भी होता है, यह हेबेफ्रेनिक भी होता है, एक कैटाटोनिक भी होता है, ए पैरानोइड भी होता है, ए रेसिड्यूअल भी होता है, ए अव्यक्त भी होता है, और यह तीव्र व जीर्ण भी होता है। तो जो व्यक्ति का फंक्शनल साइकोसिस होगा उसमें सिंपल होगा, हेबेफ्रेनिक होगा, कैटाटोनिक होगा, पैरानोइड होगा, रेसिड्यूअल होगा, लैटेंट होगा, एक्यूट एंड क्रॉनिक होगा। तो यह जो है आपके फंक्शनल साइकोसिस का ही अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। जिसको जिस प्रकार के सिंपल जो है फंक्शनल साइकोसिस होगा उसको जो है सिंपल हो सकता है, हेबेफ्रेनिक हो सकता है, कैटाटोनिक हो सकता है, पैरानोइड मतलब चित्त विक्षेपी हो सकता है, ऑब्सेसिव मतलब रेसिड्यूअल हो सकता है, अव्यक्त मतलब लैटेंट हो सकता है, और एक्यूट एवं क्रॉनिक जीर्ण और तीव्र हो सकता है। तो यह फंक्शनल साइकोसिस जो है होने का सिचुएशन है, ये जो है अलग अलग सिचुएशन में बांटा गया है। एंड तीसरा है
एफेक्टिव साइकोसिस। एफेक्टिव साइकोसिस जो होता है व्यक्ति को आंतरिक रूप से जो है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जैसे मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। यह जो है क्या है, मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। यह व्यक्ति, मेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन मतलब अवसाद होना, ठीक है ना, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है यानी दुखी में चला जाता है। मेनिया इसके उल्टा होता है, यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कभी कभी खुश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कभी कभी दुख हो जाता है, तो यह मेनिया होता है, ठीक है ना। तो हताशा मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, डिप्रेशन। और बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि व्यक्ति में मेनिया का भी लक्षण हो और डिप्रेशन का भी लक्षण हो। मतलब ऐसा सिचुएशन कभी कभी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और दुख भी होने लगता हो, और एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दुखी ही रहता है। और दोनों प्रकार के सिचुएशन जब व्यक्ति में पाया जाता है तो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार होता है। तो यह इफेक्टिव साइकोसिस, अनुभूति मनोविक्षेप, याद रखिएगा तीसरा। तो ये आपका पहला जो है साइकोसिस के 3 प्रकार समाप्त हो गया। कौन कौन आपको मैंने अभी बताया, इफेक्टिव, फंक्शनल और ऑर्गेनिक, ये 3 प्रकार से मैंने बता दिया तीनों में क्या क्या होता है। अब यहाँ पे ये चौथा समझिएगा, इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये चौथा नहीं है, ये बी नंबर का है। और बी नंबर का मतलब कि हम जो 3 प्रकार से मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर जो देखे हैं ना, उसका ए नंबर पढ़ चुके हैं साइकोसिस वाला। उसमें 3 प्रकार अलग अलग, ऑर्गेनिक हो, फंक्शनल हो या इफेक्टिव हो, तीनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर का न्यूरोसिस वाला में। तो मेरे डियर आपको पता होना चाहिए न्यूरोसिस से निम्न प्रकार के होते हैं। तो न्यूरोसिस जो होता है, न्यूरोसिस में जो है व्यक्ति के तंत्रिका जो होता है, न्यूरोसिस, न्यूरॉन मतलब क्या होता है, तंत्रिका, और न्यूरॉन से ही न्यूरोसिस बना है, ठीक है। तो न्यूरो ठीक है ना, न्यूरो प्लस सिस मतलब न्यूरोसिस मतलब स्नायु, न्यूरॉन को स्नायु भी बोलते हैं। तब व्यक्ति के अगर स्नायु में किसी भी प्रकार के समस्या आता है, ब्रेन में न्यूरॉन में प्रॉब्लम आने से जो समस्या उत्पन्न होगा, यह भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही होता है, लेकिन यह न्यूरॉन में क्षति होने से, न्यूरॉन में गड़बड़ी होने से होता है, ठीक है। इसका अलग अलग प्रकार है, जैसे व्यक्ति को एंजाइटी जो चिंता होता है, या कहीं ना कहीं ब्रेन के फंक्शन में न्यूरॉन में क्षति होने से होता है। एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जिसको ओसीडी कहते हैं, तो यह हमारा न्यूरोसिस प्रकार का ही होता है। ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑब्सेशन कंपल्सन। इसमें होता है कि व्यक्ति जो है कभी कभी देखते होइएगा, या आप खुद पर अनुभव करते होइएगा, या किसी को देखते होइएगा कि व्यक्ति जो है किसी चीज़ को लिए बार बार भूलता रहता है, ठीक है। तो मैंने ये बता रहा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये जो होता है मनोद्वेग बाध्यता, इसको आप लोग समझिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखते होइएगा कि आप जो है गेट में ताला मार देते हैं, आप अकेले रह रहे हैं, कहीं जाना है, आप गेट में ताला मार दिए, ठीक है। कुछ दूर आप रास्ते पर गए तो आपको मन में ख्याल आया, यार रूम में ताला मारे हैं कि नहीं मारे हैं, खाना बना रहे थे, जैसे देखते हुए कभी कभी होता भी है कि खाना बना रहे हैं, खाना बना के आप जो है क्या किए, गैस बंद कर दिए और अपना काम जो है करने में लग गए। तो कभी कभी होता है कि आपको दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि ओहो मैं गैस बंद किया कि नहीं किया, मेरे जो है तो न्यूरॉन को सिग्नल जाता है। न्यूरोसिस प्रकार का यह इसीलिए होता है कि आपको न्यूरॉन को सिग्नल जाता है, आप चीज़ों को क्या करते हैं, एक ही काम को दोबारा से करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे गेट में ताला मार दिए, चल गए रास्ता पर, हमें याद आया कि हम जो है ताला नहीं मारे हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि ताला मारे हैं नहीं मारे हैं। तो कुछ दूर अगर नज़दीक रहता है तो पुनः वापस आके गेट को देखने लगते हैं कि ताला लगा है या नहीं लगा है, तो देखते हैं कि लगा हुआ है, तो फिर जो है हम वापस चले जाते हैं। तो ऐसा हर एक काम में हो सकता है, किसी भी काम में आप पूर्ण कर चुके हैं लेकिन आपको लगता हो कि नहीं हम ये काम पूर्ण नहीं किए हैं, आपको डर सा लगता हो कि कहीं ये काम जो है छूट तो नहीं गया, लेकिन आप काम पूरा कर चुके हैं, तो क्या होता है आप फिर दोबारा से आते हैं और फिर उसको करने या देखने के लिए बाध्य होते हैं। तो यही ऑब्सेशन कंपल्सन होता है, ठीक है, कि व्यक्ति एक ही काम को बार बार करने के लिए बाध्य होता है। तो बार बार करना मतलब ऑब्सेशन, और बाध्य होना मतलब फिर से करने के लिए जो है बाध्य होना, वो कंपल्सन होता है, इसीलिए इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव कहा जाता है। जैसे एक बार होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि व्यक्ति बहुत ऐसे जिसको इस प्रकार के प्रॉब्लम होता है ना, तो देखते होइएगा वैसे व्यक्ति बहुत बार जो है हाथ धो लेगा, फिर भी बार बार अपने हाथ को जो है देखेगा, बार बार हाथ को जो है साफ़ करेगा, साफ़ होने के बाद भी उसे लगेगा कि मेरा हाथ अभी कहीं ना कहीं गंदा है, और पुनः वह जो है हाथ को धोएगा, हाथ पर पानी डालेगा। तो यही ऑब्सेशन कंपल्सन होता है, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन रिएक्शन, रूपांतरण प्रतिक्रिया होता है। उसके बाद है डिसोसिएटिव रिएक्शन होता है, फोबिया होता है, न्यूरोटिक डिप्रेशन होता है। तो यह सब के सब न्यूरोसिस प्रकार के
है नॉर्मली क्या याद रखेंगे आप, एंजाइटी रखिएगा, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सन रखिएगा, ठीक है, डर रखिएगा, न्यूरोटिक डिप्रेशन रखिएगा। तो ये जो है मुख्यतः इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डीपर सोना का मतलब होता है, इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग डीपर सोना को, ठीक है ना, पर्सनालिटी को आप लोग जानते हैं कि परसोना से बना है, तो उसी प्रकार से डीपर सोना का मतलब होता है कि व्यक्तित्व विकार, ठीक है ना, अव्यक्तिकरण मतलब व्यक्तित्व में समस्या आना, इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में समस्या आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति का चाल चलन, बोलने का, हंसने का तरीका, पहनावा ओढ़ावा सब प्रभावित होने लगता है। उसके बाद है तंत्रिका अवसाद, ठीक है ना, न्यूरोस्थेनिया का मतलब होता है कि तंत्रिका अवसाद मतलब न्यूरॉन में जो है क्या होता है, प्रॉब्लम होने से न्यूरोस्थेनिया होता है। तो ये जो है आपको न्यूरोसिस प्रकार का समस्या है। चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग तीसरा देखते हैं स्पेशल डिसऑर्डर। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं, और स्पेशल डिसऑर्डर इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे भाषा के प्रॉब्लम, एस्फेक्सिया, ठीक है ना, बोलने में, वाक्य को पहचानने में प्रॉब्लम, अलग अलग जो है विभाग में अलग अलग विशिष्ट प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट जो फोबिया जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर के तीसरा प्रकार है, देखिए एक होता है बाल्यकाल विकार, चाइल्डहुड डिसऑर्डर। अब देखते होइएगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसका मानसिक जो है अजीबोगरीब हरकत करता है बच्चे में ही, तो उसको जो है चाइल्डहुड डिसऑर्डर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। दूसरा है सेक्सुअल डिसऑर्डर। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो फीमेल हो मेल हो, अगर वो यौन रिलेशन से, यौन क्रिया से अगर संतुष्ट नहीं होगा, इसके परिणाम स्वरूप उसका रिलेशन सही नहीं चल रहा होगा, तो उसको अगर इससे संबंधित कोई समस्या होगा और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। चूँकि ये होता है, ये सत्य बातें हैं कि अगर मान गए हस्बैंड वाइफ है या कोई भी पार्टनर है, अगर वो अपने इंटरनल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर वो खुश नहीं है तो उसके जो मानसिक तनाव में जाता है, उसको जो मानसिक समस्या होने का जो रीज़न होता है उसका सेक्सुअल संबंध होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो यह एक विशिष्ट प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक रोग है, ठीक है। उसके बाद है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। अब मंद बुद्धि इसी को कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। यह भी एक प्रकार के विशिष्ट जो है स्पेशल डिसऑर्डर होता है मानसिक का। तो इस प्रकार से आपका तीनों मैंने बता दिया। तीनों में पहला मैंने बताया साइकोसिस, उसके बाद न्यूरोसिस, उसके बाद स्पेशल डिसऑर्डर। तीन एक कम से कम जरूर याद रखिएगा। इस तीनों के अंदर मैंने आपको पहला वाला साइकोसिस में 3 प्रकार से बताया, एक बताया ऑर्गेनिक, फंक्शनल और इफेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने जो है आपको दूसरा में बताया अलग अलग, एंजाइटी बताया, ठीक है, ओसीडी बताया, फोबिया बताया, एनेस्थेसिया जो है, और उसके बाद मैंने क्या बताया, और सारे चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है ना, न्यूरोटिक डिसऑर्डर बताया। तो मैंने दूसरा में भी न्यूरॉन से रिलेटेड बताया। उसके बाद जो मैंने अभी तीसरा यहाँ पे बता दिए आपके सामने में है, ओके। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड यह प्रश्न है, चाइल्ड हेल्थ, ओके, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, समझ रहे हैं चीज़ को। अब चाइल्ड हेल्थ में या कहीं भी आपको ये नॉलेज के लिए चाहिए कि गैस्ट्रोस्टोमी होता क्या है। मेरे डियर, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि एस्टोमी का जहाँ भी जिसके लास्ट में अगर एस्टोमी आ जाएगा, समझ लीजिएगा कि वह सर्जरी है उसका, ठीक है। टॉमी आ जाए, सीधा समझिए ना, एस का छोड़िए, टॉमी जिसके अंदर आ जाए समझ जाइएगा, चाहे वो ट्रेकियोस्टोमी हो, ठीक है, चाहे फिस्टेलोक्टोमी हो, चाहे वो हाइड्रोएस्ट्रोक्टोमी हो, बहुत तरह से जो है टोमी वाला, ये लास्ट में टोमी लगा हुआ आएगा, तो समझ जाइएगा कि ये इसका मतलब सर्जरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अब आप समझिए गैस्ट्रो है, गैस्ट्रो का मतलब ये तो हो गया सर्जरी। अब जिसके लास्ट में अगर आइटिस आ जाएगा तो उसको आप लोग क्या समझेंगे, कमेंट में बताइए। अभी तक अगर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको ये पता होगा, वो समझ रहे होंगे। जो नहीं देख रहे होंगे अभी तक उनको तो कोई मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या पूछा। तो ये टॉमिस रहेगा तो समझेंगे कि सर्जिकल प्रोसेस है। और अगर आइटिस जिसके लास्ट में अगर लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो गैस्ट्रोटॉमी फीडिंग है, इसका मतलब होता है गैस्ट्रो जो है हमारा पेट से रिलेटेड है, ठीक है ना, पेट से रिलेटेड जो है समस्या होता है गैस्ट्रो का। और टॉमी का मतलब सर्जरी, यानी पेट का सर्जरी करके फीडिंग मतलब पोषण देना, इसको हमको जो है पूछ रहा है इसके बारे में। गैस्ट्रोस्टोमी या आमाशय छिद्रन पोषण किसे कहते हैं, यही होता है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। चलिए
देख सकते हैं आपको अमाशय या मध्यांत्र छेदन पोषण, गैस्ट्रोटोमी या जिज्नोस्टोमी या इसी को जो है फीडिंग क्या कहते हैं। अब आप लोग को एक समझना पड़ेगा कि जो है पेट का जो अगला नीचे हिस्सा लगा होता है, पेट के नीचे जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं, छोटी आंत। अब ये जो छोटी आंत होता है 3 हिस्सों में होता है, आपको समझना पड़ेगा 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा को हम लोग डेवडुनम बोलते हैं, दूसरा हिस्सा बीच वाले हिस्सों का जेजुनम बोलते हैं, एंड थर्ड वाले हिस्सा को हम लोग इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ें समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जिज्नोस्टोमी क्यों कहा गया है। अगर मान गए यह पेट से होते हुए अगर छिद्र अगर छोटी आंत के जिज्नम में किया जाएगा तो उसे जिज्नोस्टोमी कहेंगे। ठीक है, जिज्नोस्टोमी कहेंगे, समझ गए। मध्यांत्र मतलब आंत के मध्य में छिद्र को मध्यांत्र छिद्रन कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। जब बालक के ऊपरी आंतरीय मार्ग या समान मार्ग की शैल क्रिया या किसी परेशानी के कारण पोषण को अमाशय एवं आंतों तक पहुंचाना संभव नहीं होता है, तब गैस्ट्रोस्टोमी एवं जिज्नोस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग की जाती है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारा भोजन जो है क्या आहार नाल से होते हुए कहाँ जाता है, अमाशय पेट में जाता है, जहाँ पे टेम्पोररी रूप से भोजन जो है रहता है और वहाँ पे पाचन की क्रिया हल्का होता है, और फिर आगे छोटी आंत में जाता है जहाँ पे पाचन की पूर्ण जो है क्रिया होती है। तो आप लोग को एक पता होना चाहिए कि अगर किसी न किसी कारण से, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो सियाना हो, अगर मुँह से भोजन नहीं ले रहा हो और या फिर यूँ कहा जाए तो पाचन तंत्र के या आंत के मार्ग के ऊपर वाला मार्ग से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्यों कहा गया है ऊपरी आंत के मार्ग। ऊपरी आंत के मार्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे जिज्नोस्टोमी फीडिंग लिखे हैं। तो जिज्नोस्टोमी फीडिंग का मतलब है कि छोटी आंत के जिज्नम में, ठीक है ना, छोटी आंत के जिज्नम में सर्जरी करके वहाँ पे डायरेक्ट जो है पोषण देगा। तो ये जिज्नोस्टोमी हो गया फीडिंग। लेकिन ये कब होगा, जब कहीं ना कहीं आंत के ऊपर वाला जो हिस्सा ड्यूडेनम है वहाँ पे अगर नहीं आ रहा होगा भोजन, तब तो यहाँ पे दिया जाएगा ना। अगर भोजन आएगा वहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये जिज्नम में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे चीज़ को। तो इसीलिए कहा गया है कि जब बालक के ऊपरी आंत मतलब आंत के ऊपर वाले हिस्से या एक नॉर्मल जो मार्ग है जहाँ से भोजन आता है उसमें अगर किसी प्रकार के सर्जरी है या फिर कोई अन्य परेशानी के कारण पोषण जो है अमाशय और आंत तक नहीं पहुँच पा रहा हो, तब जो है गैस्ट्रोस्टोमी पेट का छिद्र किया जाता है, या फिर जिज्नोस्टोमी मतलब जेजुनम में छिद्र किया जाता है, और इसके द्वारा पोषण जो है फीडिंग मतलब दिया जाता है। और यही आपका जो है जिज्नोस्टोमी या इसी को गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिएगा, यह एक शैल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले समझना है कि यह एक आपका क्या है, शैल प्रक्रिया है, मतलब एक सर्जिकल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि सीधा पाइप लेंगे और पेट में जो है घुसेड़ देंगे, या पेट के छोटी आंत के जो है बीच वाला भाग जेजुनम में घुसेड़ देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं उसको सर्जरी करके ही उससे फीडिंग मतलब उस ट्यूब को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें अमाशय का एक भाग पेट की दीवार के पास लगाया जाता है, उसमें छेद किया जाता है। अब इसके लिए आगे आप लोग समझेंगे कि अमाशय के एक भाग जो पेट का दीवार होता है, अब ऊपर वाला जो हमारा भाग है जो आप लोग देखते हुइएगा, आप अपने पेट के जो आसपास जो आपका ऊपर वाला भाग है, तो व्यक्ति कहता है नॉर्मल कि ये पेट है। अरे पेट ये थोड़ी ना, ये तो ऊपर से दीवार है पेट का, अमाशय पेट का हो या आपका जो है आंत का हो, ये सब जो है दीवार है। आंत चारों तरफ से है, पेट बीच में है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये पेट पूरा एरिया पेट हमारा थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि यह एक जो है एक खोल के समान है और इसके अंदर सब पेट ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पार्ट हैं हमारे इस एब्डोमिनल रीजन में। तो इसमें एक हमारा अमाशय भी है, एब्डोमिनल भी है, जिसमें भोजन जो है टेम्पोररी रूप से स्टोर होने के लिए, पचने के लिए जाता है। तो इसमें जो है दीवार के नज़दीक मतलब पेट का जो दीवार होता है हमारा, अमाशय का एक भाग जो है मतलब हमारा जो अमाशय अंदर वाला जो एब्डोमिनल है जिसमें भोजन जाता है, उसमें जो है उसको जो ऊपर वाला दीवार होता है ना, वह पेट के जो हमारा ऊपर से पेट दिखता है ना, इस पेट के दीवार के नज़दीक लाया जाता है और छिद्र करके उसमें पाइप लगाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अमाशय जो अंदर वाला है भोजन का स्टोर, और जो हमारा ऊपर से जो पेट दिखता है उभरा हुआ फूला हुआ, उस फूले हुए दीवार के नज़दीक ये अमाशय के दीवार को लाया जाता है और उसमें होल किया जाता है, छिद्र किया जाता है सर्जरी के द्वारा। ठीक है, चलिए
एकदम अच्छे से समझिएगा, आगे फिगर के द्वारा भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसमें छेद में एक नली डाला जाता है और अमाशय तक पहुंचाया जाता है। जाहिर सी बात है कि अमाशय को दीवार को पेट के दीवार के नज़दीक लाया गया है सर्जरी करके, तो नली डालेंगे तो पेट में ही डालेंगे, भोजन तो पेट में ही जाएगा ना, या फिर छोटी आंत में आगे भेजना होगा तो ज्यूजिनम एस्टोनी में भेजेंगे, ठीक है ना। तो अमाशय में डालकर अमाशय तक पहुँचाया जाता है, जिससे उस नली के द्वारा तरल फीडिंग दी जा सके, जिससे उससे जो हमारा नली है देंगे उसके द्वारा भोजन देने के लिए, पोषण देने के लिए ही वो डालेंगे, तो उसके द्वारा तरल दी जा सके इसके लिए डालते हैं। इसमें दिए जाने वाले पोषण की प्रकृति एवं मात्रा ट्यूब फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग द्वारा दी जाने वाली पोषण के समान ही होती है। अब ये जो फीडिंग है, मैं आप लोग को नोजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब फीडिंग पढ़ा चुका हूँ, नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा जो पाइप लगा के दिया जाता है पोषण, उसी प्रकार से यहाँ भी जो मात्रा होगा सेम यहाँ पे मात्रा डिस्कस किया जाएगा कि बच्चा कितना ले रहा है पोषण, हल्का हल्का देंगे, ठीक है ना। तो ये जो सेम मात्रा देने का है वह उसके समान ही हो जाएगा, ठीक है, जो पढ़ा चुके हैं। ये हो गया पोषण देने से पूर्व एवं पश्चात, मतलब देने से पहले और बाद जो है जो होल किया हुआ क्षेत्र है उसके आसपास की सफाई रखना अति आवश्यक होता है। नली के आसपास की त्वचा को स्वच्छ एवं सूक्ष्म रखना चाहिए। पोषण की समान मात्रा उतने ही समय अंतर पर समांतर पर दी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो छिद्र किया गया है पेट के ऊपर और अमाशय तक पहुंचाया गया है, तो पेट के ऊपर वाला भाग जहाँ पे लगाया गया है, ट्यूब लगाया गया है, उसके आसपास सूखा हुआ रखेंगे, साफ रखेंगे, ठीक है ना। और पोषण देने से पहले और बाद दोनों समय जो है स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, सूखा हुआ होना चाहिए, और समय का जो है ध्यान रखेंगे कि कितने कितने समय अंतर पर जो है पोषण का मात्रा देना है। तो ये तो हो गया इसके थियोरिकल पार्ट कि क्या हम समझें कैसे किया जाता है। अब आ गया यहाँ पे फिगर की बात, देख लीजिए आपके यहाँ पे फिगर है, इस फिगर से ही आप समझिए। मानिए जो है कोई बच्चा है या कोई पुरुष का मानिए, ठीक है ना, मुंह से भोजन किया, भोजन कहाँ आता है, नली के द्वारा पेट में, पेट से आंत में जाता है, ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण पच जाता है, उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए मल के द्वारा निकल जाता है, ऐसे ही होता है। अब मान गए कोई बच्चा जो है समान मार्ग जो कि मुंह से होता है भोजन करने का, इस मार्ग से बच्चा भोजन लेने में, पोषण लेने में असमर्थ है, या कोई व्यक्ति भी, ठीक है, समान मार्ग से, या फिर कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है कि उसको जो है छोटी आंत के ऊपरी भाग में ही किसी न किसी कारण से जो है भोजन आंत में नहीं आ रहा है, छोटी आंत में नहीं आ रहा है, तो जो ज़्यादातर जो हमारे शरीर को पोषण मिलता है वह छोटी आंत में पचने के बाद ही भोजन का उपयोग हमारा शरीर कर पाता है। तो छोटी आंत में भेजना आवश्यक है पोषण को। तो अगर हमें डायरेक्ट अगर छोटी आंत के ज्यूजिनम में भेजना होगा तो उसके लिए छोटी आंत के मध्य वाला भाग में जो है छेद किया जाता है। अगर पेट में हमें भेजना हो तो पेट में सर्जरी यहाँ पे छेद किया जाएगा। अब ये होता यह है कि ये जो हमारा पेट है, इस पेट को ये सामने वाला जो फ्रंट देखता है हमारा उभरा हुआ, इस दीवार के सामने जो है लाया जाता है। इस अमाशय को इस पेट वाले भाग के दीवार के नज़दीक लाया जाता है, ताकि दोनों के दीवार आपस में आ जाएगा तो छिद्र करके और उसमें ट्यूब को शिफ्ट कर देंगे। समझने के लिए बड़ा चित्र यहाँ पे बनाया गया है। जैसे व्हाइट वाला भाग एस्टोमेक है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, ए स्टोमेक है, ठीक है, ए स्टोमेक है, समझ गए। अब ये एसोफेगस है, आहार नाल है, यहाँ से अगर समान मार्ग से आना होगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आंत का जुड़ा हुआ है, ये पेट है हमारा, ठीक है ना। अब मानिए कि पेट में छिद्र करना है, और मानिए कि यह हमारा ऊपर से स्किन है पेट वाला, ठीक है ना, दीवार है, तो इस अमाशय में छिद्र करना है। तो ये अमाशय के दीवार जो कि ए वाला दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को ये बाहरी वाला दीवार जो हमारा पेट का आगे वाला भाग है उसके सामने नज़दीक लाया जाएगा। देख सकते हैं नज़दीक लाया है दोनों का, ठीक है ना। नज़दीक लाने के बाद इसमें सर्जरी के द्वारा छिद्र किया जाता है। छिद्र करने के बाद एक जो है इसमें देख सकते हैं ट्यूब जो है इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। यह क्या है, गैस्ट्रोएस्टोमी ट्यूब है ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है, ये बैलून होता है जो कि लगाया जाता है इसमें, ये बैलून है। ये हमारा स्किन है, ये फैट होता है जो कि स्किन के नीचे जो है पेट में फैट है और उसके नीचे मांस होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पेट का जो है दीवार है, ठीक है। और यह अमाशय का ये वाला दीवार है, इससे सटा है, इसमें छेद किया गया है, ठीक है ना। यही होता है इसी प्रकार से, समझ गए। चलिए, तो ये तो आप समझ गए कि क्या होता है। अब इसमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी देख लीजिए। तो जो लोग एनजी ट्यूब को बढ़िया से पढ़े होंगे उनको पता है कि क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो इसमें आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा हमेशा, तो ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जलरोधी माध्यम जो जल को अपने अंदर सोख लेता हो, जिंक ऑक्साइड, इसका ज़रूरत पड़ेगा। फॉरसेप्स एवं ड्रेसिंग ट्रे की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है।
बाइंडर का ज़रूरत पड़ेगा, क्लैंप, जो कि एक क्लैंप देख रहे हैं लगाया गया है, ये वाला क्लैंप होता है यहाँ पे, क्लैंप जो कि कसा जाता है, ठीक है ना, एक क्लैंप की ज़रूरत होगा, क्लैंप ज़रूरत होगा। उसके बाद रबर ट्यूब की ज़रूरत होगा। रबर ट्यूब का क्यों? क्योंकि ये जो क्लैंप लगाया गया है उस क्लैंप में रबर डाल के उसमें से पाइप लगाकर भोजन फीडिंग दिया जाता हो, ठीक है ना, तो इसके लिए रबर ट्यूब। एक गिलास पानी क्यों? क्योंकि प्रक्रिया में साफ़ सफाई करने के लिए, ओके। फिनाइल चाहिए साफ़ सफाई के लिए ही, और स्टेटोस्कोप और सिरिंज चाहिए। सिरिंज क्यों? क्योंकि लग जाएगा तो चेक किया जाएगा कि सही जगह पर गया है कि नहीं गया है, तो उसके लिए फ्लास्क का यूज किया जाता है सिरिंज से। स्टेटोस्कोप सही जगह पर गया है कि नहीं इसके पता करने के लिए। तो ये सब सामान है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए और देखिए, किडनी ट्रे, पेपर बैग, ये सब चाहिए साफ़ सफाई के लिए, पेपर बैग और किडनी ट्रे सामान को रखने के लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर। अब ये जो गैस्ट्रोस्टोमी है या जिज्नोस्टोमी है, इसके करने की क्या प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर है, देख लीजिए। पहला पॉइंट है नली के द्वारा फलों का रस, ठीक है ना। आप इस नली के द्वारा फलों का रस, अंडे या चावल का मांड, मतलब मार जो होता है, देहाती भाषा में मार कहते हैं, ये इसको मांड होता है, वह गर्म दूध दिया जा सकता है। इस नली के द्वारा ऐसा नहीं है कि आप चावल रोटी जो है देंगे और आसानी से पच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप इस नली के द्वारा या तो फलों का रस दीजिए, या अंडे या चावल का जो मार होता है पानी में वो वाला दीजिए, या दूध दे सकते हैं, ठीक है, ये दे सकते हैं। नर्स को एक ट्रे में, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि क्या दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस की तरफ। नर्स को एक ट्रे में कीप जिससे रबर की एक नली व एक एडेप्टर जुड़ा हो तैयार करना चाहिए। नर्स को चाहिए कि जब वह फीडिंग देने जाए तो उसको सर्जरी हो चुका है, सर्जरी डॉक्टर करता है, सर्जरी करके उसमें जो है क्लैंप फिट कर देता है, और नर्स का काम रहता है कि जब भी फीडिंग देना हो तो उसमें ट्यूब जो है रबर का एक नली लगा दे और उससे होकर जो भी पोषण देना हो तरल वगैरह दे दे, ठीक है। तो नर्स को एक ट्रे में कीप लेना चाहिए। उस कीप में जो है क्या होना चाहिए, रबर लगा हुआ एक नली हो, और उस कीप में हम तरल देते हैं, तरल डालेंगे, और उस रबर के नली से माध्यम से होते हुए जो हम आगे वहाँ पेट के सामने जो नली को जोड़े हैं तो वह पेट में चला जाएगा। तो कीप का यूज क्यों करते हैं? कीप का यूज उसमें सामान डालने के लिए करेंगे, ताकि उसमें सामान स्टोर रहेगा और उस पाइप के माध्यम से धीरे धीरे अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। अडेप्टर का मतलब क्या होता है? अडेप्टर जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कीप को भोजन देते समय जठर छिद्र नली से जोड़ दिया जाता है। वही चीज़ें है, जैसे मानिए जैसे एक कीप हो गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक कीप है, इसी प्रकार से होता है। इसमें मानिए कोई तरल चीज़ें डाला जाएगा, ठीक है, देने के लिए। अब यहाँ से रबर का नली जो है क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये रबर का नली जुड़ा हुआ है यहाँ से। अब ये जुड़ा हुआ है, ये आगे पेट से जो है, पेट में जो लगा हुआ जो क्लैंप है, इस क्लैंप से जो है इस ट्यूब को जोड़ दिया गया। अब इसमें कुछ भी डालेगा तो इस नली से होते हुए, रबर की नली से इस पेट में लगे हुए जो है छिद्र से होते हुए चला जाएगा। तो ऐसे ही यह रबर हो गया, यह एडेप्टर हो गया जोड़ने के लिए, और यह टिप लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, यदि आहार नली में अवरोधन हो जाए, मतलब जो नली है जो लगाएंगे इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, रुकावट आ जाए, अवरोधन हो जाए, तो भोजन देना मतलब पोषण देना बंद कर दे और डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट देखिएगा, आहार देते समय द्रव की मात्रा व प्रकार को सही ढंग से नोट करें। अब जो आहार दे रहे हैं, जो पोषण दे रहे हैं, आप उसमें कितना जो है तरल यानी द्रव का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, किस प्रकार का है, कैसे ढंग से आप दे रहे हैं, इसको नोट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे कोई पोषण दे तो उसको भी पता चले कि आप कितना जो है मात्रा दिए हैं, वह मात्रा उसको कितना देर तक चलेगा, इस पर पता चलता है। आहार देने के बाद नली से पानी देना चाहिए व फिर नली को साफ़ करना चाहिए। अब आहार जब दे देते हैं तो पेट का जो क्लैंप लगा होता है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। चूँकि पेट के ऊपर सर्जरी के द्वारा एक क्लैंप लगा दिया गया है, वो क्लैंप में क्या है, कवर है। आहार देना हो तो उससे नली को कनेक्ट कर देते हैं, क्लैंप को निकाल कर। अगर आहार देना बंद कर देते हैं तो उस नली से पानी थोड़ा सा डाल देते हैं कि नली फ्रेश हो जाए, फिर पेट वाला जो क्लैंप लगा है उसको बंद कर देते हैं और उससे नली निकाल लेते हैं, नली को भी साफ कर देते हैं, ठीक है, जो रबर वाला नली है। प्रत्येक 2 से 6 दिन तक के अंतराल पर विसंक्रमित नली को बदलना चाहिए। अब जो आप नली के द्वारा भोजन पोषण दे रहे हैं उस नली को प्रत्येक 2 से 6 दिन तक अपने हिसाब से बदल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पोषण दे रहे हैं तो वो गंदा हो जाएगा तो उससे संक्रमण अंदर जाएगा, ठीक है ना।
8वां है अधिकतर 300 से लेकर 500 ml भोजन एक समय में दिया जाता है। आप अधिकतर जो है 300 से लेकर 500 ml तक जो है अपने हिसाब से कि बच्चा कितना एज का है उस हिसाब से आप उसको जो है एक भोजन जो है एक समय में इतना पोषण दे सकते हैं। भोजन के मतलब ये मत समझिएगा कि चावल रोटी, यहाँ पे द्रव ही दिया जाएगा, चाहे वो द्रव जो चीज़ का आप देना चाहते हैं, ठीक है। एंड 9वां है छिद्र के आसपास की त्वचा को साफ सफाई पानी से कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यह प्रोसीड्यूर हो गया। नर्स का इसमें रोल सिर्फ यही होता है कि वह पोषण देने के लिए एक टिप रखती है और एक रबर का बना हुआ नली रखती है, और जब देना हो तो वह नली को पेट से कनेक्ट कर देती है और जब हटाना हो तो हटा के साफ़ कर लेती है। यही रोल है। बाकी सर्जरी तो सर्जरी डॉक्टर कर ही देते हैं, उसको क्लैंप सेट कर ही देते हैं पेट में। तो ये जो है आपका हो गया गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक इसी प्रकार से जिज्नोस्टोमी भी होता है, उसको जो है छोटी आंत के मध्य में शिफ्ट किया जाता है, पेट के दीवार के नज़दीक लाकर उस छोटी आंत के जिज्नम को पेट के दीवार लाकर उसमें क्लैंप सेट करते हैं और भोजन बाकी इसी प्रोसेस से दिया जाता है, और वह भोजन पेट में ना जाकर सीधा छोटी आंत के जिज्नम में जाएगा, जो कि मध्य का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है छोटी आंत का। ठीक है, समझ गए। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।